Congratulations, Mr. President. नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से अमेरिका की अगर बात करें तो जिसे जगत जमादार के नाम से भी हम जानते हैं, जिसकी अगर बात करें तो पूरे विश्व में एक प्रकार से कहीं ना कहीं धाक बनी हुई है। आज अमेरिका की बात करें तो हाल ही में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। 4 साल के अंतराल के बाद फिर एक बार वो जब सत्ता में आए हैं तो आते ही कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये निर्णय क्या है और पूरे विश्व पे इसका क्या असर रहेगा, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अमेरिका की अगर बात करें, जैसे ही शपथ ग्रहण किया तो जैसे हम देख रहे थे कि बिल्कुल बाजू में जो एक्स प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और वहीं से कहे कि जैसे कि बैटिंग शुरू कर दी या धुलाई शुरू कर दी और कहे कि पुत्र के लक्षण पालने में अभी आगे आने वाले 4 साल पूरे विश्व के लिए कैसे है। बहुत दिलचस्प समय चल रहा है हमारा, हम जो भी देख रहे हैं इस समय। मुझे याद आता है 1911 का एक किस्सा, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और कलकत्ता से राजधानी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो आपको याद होगा कि 1911 में, और तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता वो अपना जन गण मन लिखा था। तो लग रहा था कि जैसे ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर राज है और कोई भी ब्रिटेन से मुक्त नहीं है। लेकिन 3 साल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद लगातार ब्रिटेन की हालत पतली होती गई। ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया अगले 50 सालों में। और आज ब्रिटेन खुद पार्टीशन के मुहाने पर खड़ा है। ये पिछले 100 साल का मैंने संक्षिप्त में बताया। अमेरिका की बात करते हैं तो जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक तरह से अपनी कॉलोनी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो 17वीं सदी में जैसे कॉलोनी धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश हुई थी, वैसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे छोटे छोटे देश, पनामा की बात करें, जैसे पनामा के राष्ट्रपति ने कह दिया कि पनामा कैनाल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो पनामा बहुत छोटा सा देश है। ग्रीनलैंड की आबादी तो मात्र 50-60 हजार है। उन्होंने कह दिया कि हम आपकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कनाडा के साथ जो हो रहा है हम सब जानते ही हैं। मैक्सिको के साथ समस्या जरूर आ सकती है, क्योंकि मैक्सिको के रास्ते सबसे ज्यादा लोग बॉर्डर पार करके, हाँ, बीच में केवल एक नदी है, वो नदी पार करके अमेरिका में आते हैं। तो अभी इनके जुम्मा 2 दिन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बिजनेस का सेंस हो सकता है, वो बिजनेसमैन, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स वो किस दिशा में जाएगी इसका उनको शायद अनुमान नहीं है। उनके आसपास जो उनके सलाहकार हैं वो भी ज्यादातर नॉन पॉलिटिशियंस हैं, कोई बिजनेसमैन है। तो लंबे समय के लिए देखिए, राजनीति कोई 2 साल 4 साल की चीज नहीं होती। आपको लंबे समय के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने देश को तैयार करना पड़ता है। ये क्षमता उनमें मुझे लगती नहीं है। जिस ढंग से वो उन्होंने एक ही दिन में 200 निर्णय ले लिए और उन्होंने पब्लिकली सबके सामने, अपने समर्थकों के सामने फाइल पे साइन करते गए, ये राजनीतिक इमेच्योरिटी, मतलब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का ये है। दूसरी बात है कि उनमें सुनने की क्षमता नहीं है, वो किसी की सुनते नहीं। अब आप देखिए कि जब उनका शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय उनके पास में राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति अब हो गए हैं, बाइडन बैठे थे, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बैठी थी, फिर दूसरे अपने हिलरी क्लिंटन बैठी थी, बहुत सारे लोग थे। और वो लोग उनकी बातों में हंस रहे थे। जो ये भाषण दे रहे थे उस पर वो लोग हंस रहे थे, खास तौर से हिलरी क्लिंटन। हाँ, उनको वो लोग मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन लोगों ने 20-20, 40-40, 50-50 साल राजनीति में निकाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये है कि राजनीति में उनको आए कुल 13 साल हुए। 1911 के बाद, 1911 में वो राजनीति में आए। आज कितना, अच्छा जी, 14 साल हुए रिटायरमेंट लाइफ के बाद, तो एग्जैक्टली। तो उनका राजनीतिक अनुभव अमेरिका के बारे में हो सकता है, लेकिन दुनिया के बारे में है ऐसा नहीं है। और जिस ढंग से
अब उदाहरण के लिए मोदी जी का हम देखें कि मोदी जी 4-5 महीने पहले अमेरिका गए थे और उनके आने के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि मोदी मुझसे मिलने वाले हैं। अब ऐसा नहीं होता ना कि वो उस समय किसी पद पे नहीं थे। बिल्कुल। तो कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से कैसे बिना प्रोटोकॉल के कैसे मिल सकता है? मिल सकते हैं। अब शायद इसके कारण, मुझे नहीं मालूम है, शायद इसके कारण उन्होंने मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। अब मुझे नहीं मालूम है कि क्या कारण है, संभावना ये है शायद इस कारण उन्होंने इनवाइट नहीं किया। डॉक्टर जयशंकर तो डिप्लोमेटिक चैनल से गए हैं, वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति इतनी आसानी से वो लोग मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो समझ रहे हैं इतनी आसान नहीं है। और आप देखिए कि उसका तुरंत प्रभाव क्या हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इनवाइट किया लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। फिर वो रोज उठते बैठते धमकी दे रहे हैं रूस के। तो बोलते हैं कि चाइना ने ये ठीक नहीं किया, चाइना पे हम ये करेंगे, ये टैरिफ ला देंगे। और मोदी की जब बात करें तो वही था जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने देखा था, वो दोनों की सुपर एंट्री हुई थी और जब मोदी जी नारा लगा रहे थे उस टाइम उनको जिताना है, तो ऐसा क्या हुआ कि चलो भाई ये अभी तो क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट बनने वाले थे और अपने खास दोस्त को नहीं बुलाए। मैंने बताया ना कि शायद ये कारण उनका रहा होगा। उन्होंने एक तरह से हम हिंदी में कहते हैं खुन्नस भरा पड़ा। खुन्नस, ये इमेच्योरिटी है, मैं उसको खुन्नस भी नहीं कहता। ये आप देखिए कि मोदी जी का जब शपथ ग्रहण हुआ था 2014 में, तो उन्होंने जो पाकिस्तान और पूरे सार्क के सारे देशों के सभी लोगों को बुलाया था उन्होंने। वो राजनीति, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उसको कहते हैं। जी जी जी। ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप रिटायर कब होंगे। अच्छा, मतलब कैसे 4 साल पूरा हो जैसे, हाँ, लोग चुपचाप बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से 8 साल तक ही कर सकते। नहीं, वो अब इसके बाद नहीं कर सकते वो। अच्छा, 2 टर्म के बाद में कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी उनका फाइनल टर्म, तो ये उनका आखिरी टर्म है। अब हो सकता है इसलिए वो अपना मतलब कहते हैं ना कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाए। अब ला रहे हैं, कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं। जैसे अभी इमिग्रेशन का मामला है, अब करीब 1 करोड़ लोग हैं अमेरिका में जिन लोगों को बाहर भेजने की बात हो रही है। क्या आप 1 करोड़ लोगों को भेज सकते हैं? बात है कि करीब जो 20,000 लोग तो है वो कंफर्म 18 लोग भारत के इंडिया से हैं जी, और उनको इंडिया कैसे भी करके अभी मतलब कुछ दिनों में वो प्रोसेस शुरू हो 18,000। तो हमने आप देखिए कि 18,000 20,000 तो यूक्रेन से भी हम आ गया। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन से जो स्टूडेंट थे, भारतीय लोग थे, वो 18-20,000 वो लोग भी आए थे। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप 1 करोड़ लोगों को देश के बाहर कैसे भेजेंगे? दूसरा, 1 करोड़ लोगों को जब आप भेजेंगे तो आपके देश में वर्क फोर्स का क्या होगा? दुकानें खाली हो जाएगी, आपके मॉल खाली हो जाएंगे, नौकर मिलेंगे नहीं आपको, जैसे कनाडा में स्थिति हो रही है, कनाडा में हो रही जैसी। तो इन बातों को वो सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जोश नहीं है उतने। हाँ, मुझे भी लगता है जोश में है, उनमें होश नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रोनाल्ड रेगन के अगले एडिशन के तौर पे सामने आए हैं, अनकन्वेंशनल है। तो वो भी फिल्म एक्टर थे, राष्ट्रपति बन गए। ये बिजनेसमैन थे, राष्ट्रपति बन गए। इनका राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन रोनाल्ड रेगन ज्यादा परिपक्व थे, मैच्योर थे वो। सर बात करें अगर वो मैच्योर नहीं है तो हमने देखा कि गल्फ के लिए भी सीधा बोल दिया था कि आपस में अपनी निपट लो वरना फिर हम कुछ बड़ा करेंगे। पुतिन को ऐसी धमकी सीधी दी है कि मतलब आप इसका रास्ता निकालो, अदरवाइज हम और सैंक्शंस करेंगे, सैंक्शंस डालेंगे। क्या मतलब असर क्या रहेगा उसका? मैंने आपको बताया ना कि सब लोग अब हिंदी में एक शब्द है टालम टूल, मतलब इस चीज को टालने की कोशिश करेंगे जब तक 4 साल निकल जाए जैसे तैसे। बस वो पद पे आ गए, तो आप उनको निकाल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। तो लोग उनको सहन करेंगे चुपचाप और 4 साल गुजर डाल देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। वेट एंड वॉच वाली। हाँ, वेट एंड वॉच, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ डिसीजन अगर बात करें ना तो हम कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका ने कुछ सालों पहले या वेस्टर्न कल्चर से ये आया था खास तौर पे कि थर्ड जेंडर और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक थर्ड कॉलम उनका होना चाहिए, मेल फीमेल और थर्ड। और अब जैसे कुछ उल्टा जैसे रिवर्स करते हो ऐसे डिसीजन लिया है कि अब थर्ड जेंडर नाबूद होगा। वो देखिए, अमेरिका में 2 बड़ी पार्टियां हम जानते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है। दोनों पार्टियों की कुछ पॉलिसीज अच्छी है,
कुछ पॉलिसीज खराब है, मतलब भारत की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं। तो ये जो आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी कि उन्होंने थर्ड जेंडर को मान्यता दी। भाई मेल, फीमेल एंड अदर्स, तो हमारे यहाँ भी अदर्स में कॉलम होता है, अन्य लोग, उसमें वो लोग ट्रांसजेंडर, कहीं कहीं ट्रांसजेंडर लिखने भी लगे थे। ये जो राष्ट्रपति अभी बने हैं, हमने शायद पिछली बार बात की थी कि पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो रोमन कैथोलिक थे। एक जॉन एफ कैनेडी और दूसरे जो बाइडेन। इसके अलावा सारे राष्ट्रपति रिपब्लिकन है, ये प्रोटेस्टेंट है हुए, ये भी प्रोटेस्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप भी प्रोटेस्टेंट है, और प्रोटेस्टेंट लोगों की ये पॉलिसी है कि ट्रांसजेंडर को मान्यता नहीं देना। तो उन्होंने इस कारण कि अपनी उनके जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन की जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसके दबाव में आके उन्होंने ये किया है। लेकिन कितना चलेगा, 4 साल बाद फिर आ जाएंगे वो, आएगा थर्ड जेंडर। वही जो अभी एक साइकिल की तरह है ये, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बिल्कुल। तो चक्र घूम के फिर वापस वहीं आ जाएगा वो। ये साइकिल पूरा होने में 4 साल तक, हाँ 4 साल लगेंगे, हो सकता है जी। जैसे हम यहाँ की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी, वहीं पे ऐसे है मैक्सिको की खाड़ी। हाँ। और उसका हम अभी नाम दे देते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका। मतलब कि उसके लीगल किस प्रकार से देखे जाते हैं कि ऐसे ही बोलने से हो जाता है, या फिर अमेरिका एक सुपर पावर है और ये धमकी दे रहा हो कि मैं नाम बदल दूंगा। मैं आपको वही बता रहा था कि जब ये आपने जो शब्द कहा ना गल्फ ऑफ अमेरिका, ये जब डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में कह रहे थे, उस समय हिलरी क्लिंटन उनके पास बैठ के हंस रही थी। अच्छा। कि ऐसे बचकानी बातें कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को इतनी छोटी जगह पे, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इसका नाम बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे। ये काम राष्ट्रपति का नहीं है। तो दूसरा कि अगर ऐसे कुछ डिसीजंस भी लेने हैं तो ये मतलब आपकी मेडन स्पीच में नहीं होना चाहिए ये। हाँ, ये मतलब ये बचकानापन है, बचपना है, जैसे बाल बुद्धि कहते हैं ना वैसा है। और यहाँ पे कुछ मतलब जैसे ही उम्र बढ़ जाती है, इस तरह से उसको कुछ एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। 78 इयर्स थोड़े ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमेशा अमेरिका मानता आता है कि चीन ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ला रहा है और मतलब पूरे विश्व पे कब्जा करे, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा चीन ही है। तो यही एक वजह थी कि वो टैरिफ डालने की बात थी। तो इतना ही नहीं, पर उसके जो पड़ोसी देश है मेक्सिको और कनाडा, उस पर तो 25% टैरिफ डाल दिया है 1 फरवरी से। तो ये जो डिसीजन लिया है वो क्या लगता है कि मतलब उन्हीं के पैर पे ये कुल्हाड़ी लगा दी है? क्योंकि काफी सारी चीज, खास करके पेट्रोलियम की अगर बात करें, बिजली की बात करें तो आज कनाडा से वहां पे सप्लाई हो रही है। लेबर की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मेक्सिको से वहां पे उन्हें मिल रहे हैं, और आज उन्हीं पे वो टैरिफ लगा के मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे लगता है, मतलब मेरा अनुमान ये है कि ये टैरिफ लगाने से ज्यादा उन पर दबाव बनाने की नीति है। अच्छा। मेक्सिको और कनाडा पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर डाल देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने बताया ना, बिजनेसमैन है वो, बिजनेसमैन। तो इतना पॉलिटिकल प्रेशर डाल देना चाहते हैं कि उनको फिर अपने हिसाब से नचा सके। दोनों के साथ समस्या क्या है अमेरिका की, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की खास तौर से, कि ये दोनों देशों से अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। बिल्कुल, ये तो ही जरिए है। और ड्रग्स वगैरह भी आते हैं, या फिर मेक्सिको से ड्रग्स वगैरह भी आते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा वो कर देंगे कि उनको झुका दें वो। तो इनके बारे में तो ये है, शरण में आ जाए। हाँ, ये इनके दबाव में आ जाए और अपनी पॉलिसीज बदले, या मतलब अमेरिका के कहने में आके वो चले, ये उनका मकसद लगता है। इतनी ये टैरिफ डाल देंगे, जैसे 25% डाल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब महंगाई भी उतनी बढ़ जाएगी? अब ऑलरेडी वहाँ पे जो रेंट है वो बढ़ रहे हैं, जो ग्रोसरी है उसके दाम बढ़ रहे हैं, और उसमें इस प्रकार के डिसीजन, यानी या फिर हम कह सके कि हर एक डिसीजन में बचकाना निर्णय ले रहे हैं। देखिए, वो समस्या, वो उन्होंने बिजनेस रिलेटेड डिसीजन तो ठीक लिए हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उनका पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा वो उनको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस, इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाएंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने
कनाडा पर 25% डाल दिया। डाल दिया। कनाडा का टोटल एक्सपोर्ट जो है 70% वो अमेरिका को होता है। अब 25% आप डाल देंगे तो वहां की इकोनॉमी तो धराशायी हो जाएगी। बिल्कुल। कनाडा की इकोनॉमी धराशायी होने का मतलब है कि लाखों लोग वहां से लीगल इलीगल तरीके से माइग्रेट करके वापस अमेरिका में आने की कोशिश करेंगे। और वहां पर अमेरिका के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो कनाडा की बॉर्डर से लगे हैं, वहां पर समस्या वैसी हो सकती है जैसे बांग्लादेश के कारण पश्चिम बंगाल में हुई है, झारखंड में हुई है। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और वो वहां पर सिविल वार की स्थिति आ सकती है। अच्छा। अगर ये समस्या बढ़ी तो इसके राजनीतिक जो परिणाम होंगे वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं और फायदेमंद नहीं है। वो फायदेमंद नहीं होगा। तो कहने के लिए ठीक है 25% आपने लगा दिया। मैक्सिको की खाड़ी से, गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो लोग पार करके आते हैं, आप देखिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान कितना, भले ही इलीगल है वो, लेकिन बहुत बड़ा योगदान, उनको चीप लेबर मिलता है। बिल्कुल। आप देखिए अमेरिका में मान लीजिए कि $20 पर आवर, मतलब $20 प्रति घंटे के हिसाब से लोकल अमेरिकन आपको लेबर मिलता है, तो वो लोग $7 या $8 पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेस देन हाफ प्राइस। हाँ, तो ये समस्या हमारे यहाँ भी है। वो जो बांग्लादेशी लेबर है वो कम दाम में करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात हर देश में है, ये चाइना में भी है ये। तो ये चीप लेबर उनको अमेरिका को कहाँ से मिलेगा? अगर ये सबको निकाल देंगे या सब पर रोक लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है बिजनेसेस का वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। और कई बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। और दूसरा का मतलब कंपटीशन में भी नहीं खड़े रहेंगे, कंपटीशन में भी नहीं प्राइस उतने बढ़ बिल्कुल। तो ये इसके जो दूरगामी परिणाम है वो शायद अभी डोनाल्ड ट्रंप देख नहीं पाए हैं। अभी आगे क्या होता है देखना पड़ा, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो हम लोग 1 आध महीना इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करें। जैसे भारत में था ना, मतलब जब पीएम सत्ता पर आते तो 100 दिन के पूरे 100 दिन के, हाँ, तो 100 दिन हम देख ले, 100 दिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन देख ले। इंडिया की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, तो सरकार मतलब सब्सिडी करती है, बेहतर तरीके से आगे जाती है। पर जैसे हमने राहुल गांधी की कभी ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं अदानी अंबानी करके, मतलब कहीं उसमें भी हमें लगता है कि मतलब जो मैच्योरिटी जो लेवल वो नहीं दिखता है, क्योंकि करोड़ों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जब कंपनी करती है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इन ग्रुप से, उनको ये पता नहीं है। और राहुल गांधी को जैसे प्रधानमंत्री खुद ही बोल चुके हैं कि बाल बुद्धि है, ये बच्चे की तरह बात करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, वो इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे इंडिया में हम ये डिस्टेंस रखते हैं, पर अमेरिका में अगर देखें तो जैसे इलॉन मस्क मेरा खास दोस्त है, मेरा अच्छा बिजनेसमैन है, मतलब एकदम बेझिझक ऐसा साफ साफ बोल देते हैं। तो ये क्या वहाँ की थियरी क्या काम कर रही है वहाँ पे? आप देखिए कि स्थिति ऐसा है कि आप जिस सिस्टम में लाखों लोग पिछले 10, 20, 30 साल से आके जुड़े हैं, जैसे जिनको निकालने के लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, DOGE करके, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो इलन मस्क हेड करेंगे। वो डिपार्टमेंट इसलिए बनाया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं बहुत सारे, उनको नौकरी से निकाला जाए। वो सरकारी कर्मचारी जो पिछले 20-30 सालों में नौकरी में आए हैं, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, जी। भारत में मतलब वहां पर भी डीप स्टेट कहते हैं। ये सरकारी कर्मचारी हर लेवल पर है। हमारे यहाँ प्यून होते हैं, वहाँ प्यून नहीं होते, लेकिन क्लर्क से लेके तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक होते हैं, सारे लेवल पर ये कर्मचारी होते हैं। जब डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो ये लोग ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी आती है तो ये बैठ जाते हैं चुपचाप। अच्छा, जैसा हमारे यहाँ भी होता था पहले, कांग्रेस के समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक, तो हाँ, इसी तरह से तो वैसे वहां पर भी था। अभी जो इनको नौकरी से निकाल, उन्होंने शुरुआत भी कर दी, पहले ही दिन उन्होंने 4 कर्मचारियों को निकाल दिया और ये कहा कि 10,000 करीब और निकालने वाला हूं मैं। तो ये संख्या लाखों में है। अब लाखों कर्मचारियों को आप भी मतलब प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं आएगी, क्योंकि उनको ये अपने समर्थकों को जवाब देना है कि ये नौकरी में अभी तक क्यों है। अच्छा, आपने तो प्रॉमिस किया था कि इन सबको निकालेंगे, तो वहां वो उनको जवाब देना मुश्किल होगा। तो नौकरी से तो वो निकालेंगे, लेकिन ये लाखों लोग जो नौकरी से निकालेंगे, ये
फोर्स मल्टीप्लायर बनेंगे रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ अगले 4 साल में। अच्छा। आप देखिए कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने जितने विरोधी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी संख्या करीब करीब 10 लाख है, उनको करप्शन के आरोप में जेल में भेज दिया है। हाँ हाँ अब जिस दिन शी जिनपिंग भी क्या मनुष्य है ना, कितना साल जिएंगे, हाँ, सही बात। लेकिन जिस दिन वो कमजोर होंगे या सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये 10 लाख लोग वापस आएंगे, विद्रोह करेंगे। ये जैसे अभी ये सीरिया वाली घटना, सीरिया में हुआ, जैसे जी, जी, सीरिया जी, में हुआ। जी, जी, तो आप किसी को अनंत काल तक जेल में रख नहीं सकते, आप उनको इतने लोगों को नौकरी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि यही लोग, आप देखिए पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप पर 3 बार हमले हो चुके हैं, बिल्कुल जानलेवा हमले हो गए। एक बार तो सफल भी हो गया था, कान से करीब से निकल गए। तो ये समस्या अमेरिका में आ सकती है कि कोई ना कोई इस तरह के बददिमाग लोग जो नौकरी से निकाले जाए वो हिंसा का उतार हो जाए। और ऑलरेडी आप देखिए 1500 लोगों को, 1500-1600 लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही माफ किया है। जी, जी, जो जी, लोग जी, 2021 में उनके साथ थे, हाँ, जो संसद का घेराव किया था और वहां पे तोड़फोड़ की थी उन्होंने यूएस कैपिटल में। तो अगर ऐसे वायलेंट लोग डेमोक्रेटिक पार्टी में भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और रिपब्लिकन पार्टी में तो पहले से है। तो समर्थक थे वो, मतलब वो कैप और हर एक जगह उनको नारा भी था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट अगेन। तो क्या पहले ग्रेट हुआ था, मतलब जब उनकी पहली टर्म थी? उनको लगता है कि मेरे आने के पहले ग्रेट था ये या डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले ग्रेट था, ऐसा नहीं है। अच्छा, स्लोगन काम करते हैं क्या? स्लोगन है, स्लोगन ही है वो, स्लोगन ही है। मतलब वो, मतलब कुछ समय तक रहेगा फिर? हाँ, कुछ समय तक रहेगा। तो अभी नया नया जोश है, नया नया दूल्हा है, तो अभी हनीमून पीरियड चलेगा 3 महीना। उसके बाद में सब लोगों को समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल। एक मैसेज ऐसा भी जाता है कि खास तौर पे जब अब ट्रंप आए हैं और बांग्लादेश में जब शेख हसीना को वहां से जैसे उनको इंडिया आना पड़ा था, उस समय की घटना के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उन पे अत्याचार बंद करो, वो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो। अब जब उनकी सरकार बन चुकी है, शपथ ले ली है, क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश पे दबाव आएगा? मैंने कहा ना, सभी लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभी, क्योंकि वो उस बात को भी 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नए फैसले किए हैं, क्या करने वाले हैं, बांग्लादेश के पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे, पाकिस्तान को नया बिजनेस देंगे नहीं देंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। अगर उनको नया बिजनेस मिलता है बांग्लादेश पाकिस्तान से तो वो भारत के नुकसान भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल। इलीगल इमिग्रेंट्स काफी मतलब चिंता में है कि कभी भी हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। अब वहाँ की स्थिति क्या होगी, और अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है तो क्या हो सकता है कि मतलब जो मेक्सिको वाले जो लूपहोल्स है वो सब बंद हो जाए? क्या क्या पॉसिबिलिटी? एक मजेदार स्थिति है, 2-3 दिन पहले की बात है। विवेक रामास्वामी का नाम था, हम सब जानते हैं। वो पहले राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने वाले थे, फिर बाद में वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बैठ गए। अभी वो 3-4 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक थे। अभी उनके साथ हो गए डिफरेंसेस। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायरेक्टली नहीं हुए, लेकिन एलन मस्क के साथ हो गए। तो जो नया डिपार्टमेंट DOGE बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस, ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो दोनों को संभालना था, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी उससे अलग हो गए। अच्छा। क्योंकि 3-4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि अमेरिका के जो लोकल लोग हैं वो निकम्मे हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये था। तो जो बाहर से जो इमिग्रेंट आते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं। अच्छा। ये वो लोग ज्यादा, अमेरिका की इकोनॉमी में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो इस कारण से उनके अंदर ही अंदर डिफरेंसेस हो गए। अच्छा। ये नई खबर मुझे भी कल पता लगी। अरे तो अभी मतलब 3-4 दिन, अभी 3-4 दिन मैं वही कह रहा हूँ, भी 2 दिन हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इट इज टू अर्ली, अभी इतना जल्दी हम कोई निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते कि डोनाल्ड ट्रंप का शासन अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उथल पुथल खूब होगी, उथल पुथल खूब पूरे विश्व में, हाँ पूरी दुनिया में होगी। रिमेन इन मेक्सिको, ये क्या मैसेज है मेक्सिको के लिए, और क्या मैसेज है जो ऐसे कई सारे एजेंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड से मेक्सिको के जरिए अमेरिका भेज रहे हैं लोगों को? क्या मेक्सिको ही नहीं, पूरे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में, क्योंकि देखिए मेक्सिको पहुंचना तो बहुत आसान है जी,
मेक्सिको से अमेरिका में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। हाँ और सारे लोग मेक्सिको के रास्ते से नहीं आते, वो पेरू से भी आते हैं, इक्वेडर से भी आते हैं, निकारागुआ से भी आते हैं, मतलब कैरिबियन आइलैंड से कैरिबियन आइलैंड से भी होके आते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, जी, मतलब जी, जी, जी। मुझे पता लगा था भारत के लोग थे, वो उस रास्ते से गए थे। बिल्कुल। तो जंगल से, पहाड़ से इसे पार करते करते वो अमेरिका में घुसे थे। हाँ अब ऐसे लोगों का क्या भविष्य है हम नहीं जानते, लेकिन अमेरिका में अगर आप देखिए पूरे पिछले 500 साल में पूरा का पूरा अमेरिका इमिग्रेंट से ही बना है। बिल्कुल, खुद एक वसाहत है। डोनाल्ड ट्रंप के खुद दादाजी जर्मनी से गए थे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से 17वीं 18वीं सदी में हम देखें तो स्पेन से वहाँ पूरे यूरोप से ही गए थे, फ्रांस से बसा सब यूरोप से गए थे। में भी ऐसा है। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन जिसको हम रेड इंडियन कहते हैं, वो तो 1% भी नहीं रह गई है, नेटिव जो है। इलन मस्क अभी वो तो साउथ अफ्रीका से गए, बिल्कुल, वो तो फर्स्ट जनरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप थर्ड जनरेशन है। ओबामा की बात करें, ओबामा अफ्रीका से आए। तो विवेक रामास्वामी भारत से गए। तो अमेरिका, ये होता है कि मतलब इमिग्रेंट्स किसे कहेंगे? यही तो विचित्र बात है कि वो जो बाद में आता है उसको इमिग्रेंट कहते हैं, तो पहले आ गया वो नेटिव हो गया। वो नेटिव हो गया क्या? ये सबसे मतलब चर्चा का विषय है। और एक आखिरी, खास करके इंडियन में एक बहुत ये क्रेज दिखने को मिलता है कि कैसे भी करके यहाँ से वहां जाए और फिर बच्चा वहां जन्म हो ताकि उसको अमेरिका का नागरिकता मिले, पर अब उससे भी वो रुक जाएगी। बड़े क्या असर पड़ेगा? और खास करके गुजरात की अगर बात करें तो ऐसी काफी कम्युनिटीज है जो वहाँ होके ऐसे सेटल होना चाहती है। मैं जानता हूँ, मेरा पड़ोसी भी गया था, इसलिए मैं जानता हूँ। खैर, तो उसमें समस्या ये होगी कि अभी जो हमारे लाखों बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जी, और उनमें से हर स्टूडेंट 40 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए तक खर्च करता है 4 साल में। उसको ये लगता है कि 4 साल का स्टूडेंट वीजा है, इसके बाद में मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। अब अगर वो नहीं होगा, उसको ये मालूम है कि मैं 4 साल बाद वापस आऊंगा, आना ही पड़ेगा मुझे, तो 4 साल से जाएगा ही क्यों? जाएगा ही नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा का भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब वहां जाना बंद कर देंगे। इसका अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रेन सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, ब्रेन ड्रेन, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और जर्मनी में 3-4 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो जर्मनी गए हैं, फ्रांस गए हैं। तो अब वो जो अमेरिका में जाने का क्रेज था वो धीरे धीरे इस तरफ आ जाएगा, जर्मनी और फ्रांस की तरफ। रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकता है, हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा होगा। हाँ, वो हो सकता है। की बात करूँ, मोहा कॉलेज ने कल ही अनाउंस किया है कि करीब उनका जो कॉलेज का 18% जो स्टाफ है उसे निकाल दिया। और ऐसी ये एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे काफी सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी ताले लगे हुए हैं। कुछ डिसीजन जिस प्रकार से उन्होंने लिए थे कि इनको हम आगे पीआर नहीं देंगे या ये स्किल में नहीं गिनेंगे, तो अभी से वो ब्रांचेस बंद हो गई। बिल्कुल, पॉसिबिलिटी अमेरिका के लिए बिल्कुल होगी। देखिए, हमारे यहाँ के और वहाँ के सिस्टम में फर्क है। हमारे यहाँ 2 तरह की यूनिवर्सिटीज होती है, एक गवर्नमेंट सपोर्टेड यूजीसी सपोर्टेड होती है, दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है। वहाँ पर ज्यादातर 90% यूनिवर्सिटीज जो है वो प्राइवेटली फंडेड है। अगर वहाँ पर उन यूनिवर्सिटीज के पास पैसा नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसका बड़ा बुरा असर हो सकता है। तो अगले 4 साल अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए जितना है वो तो ठीक, अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। अमेरिका के लिए खुद चैलेंजिंग। अमेरिका को लगेगा कि शायद वहाँ के लोगों को लगना शुरू हो जाए कि हमने किस आदमी को चुन लिया। तो हमारे लिए मुसीबत हो गई है। गलती तो नहीं कर रही। तो आखिर में क्या मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकली देखे? हाँ, मेरा अपना अनुमान है कि ज्यादातर देश, इसमें भारत भी शामिल है, इस 4 साल में, अगले 4 सालों में बड़ी शांति से बैठना पसंद करेगा। वो इनको उकसाने की कोशिश नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। जैसे भारत ने भी कह दिया है कि भाई हमें $, मेरे ब्रिक्स की नई करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कंपटीशन में नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं और भी होंगी अगले 4 साल में, और लोगों को लगेगा कि जैसे अमेरिका को जहां है वो उसको वही बैठा रहने दिया जाए, उसको आगे बाहर, अमेरिका से बाहर ना निकलने दिया जाए। बिल्कुल, कभी ऐसा होता है कि कोई सरमुख हथियार है तो
वेट ही करते हैं कि जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक ऐसे ही दिन हाँ, गुजारते चुपचाप, हो। हाँ। शायद वही स्थिति अब वही अमेरिका की और स्थिति है। पूरे विश्व को बिल्कुल, जैसे झेलना रहेगा। हाँ, झेलने की बात आपने सही कही है कि विश्व को झेलना है तो 4 साल तक झेलेंगे वो। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस प्रकार से आपने जो ज्ञान परोसा। मुझे आशा उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये काफी सारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कह सकते हैं कि कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.